स्कंद नियंत्रण कि रियल में कोई भी फर्म अपने यहाँ जो इन्वेंट्री को किस स्टाइल से कंट्रोल कर सकती है, उसकी कितनी टेक्निक्स होती है। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, कि विभिन्न प्रकार की स्कंद नियंत्रण तकनीकों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ आपको ये लग तो पूरा थ्योरेटिकल आंसर रहा, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप जब कभी भी आंसर दोगे तो थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे। अब आप न्यूमेरिकल्स कैसे लगाओगे, इसका मतलब यह है कि जब आप एक टेक्निक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक एग्जाम्पल लीजिए और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताइए। फिर आप दूसरी टेक्निक लीजिए, दूसरी टेक्निक का एक एग्जाम्पल लीजिए, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताइए। तीसरी टेक्निक लीजिए और तीसरी टेक्निक में फॉर्मूला पुटअप कर करके फिर निकालिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो दिखते थ्योरेटिकल फॉर्म में है, बट उनको हमें न्यूमेरिकल्स के साथ जो है उनका आंसर देना होगा। जब तक हम न्यूमेरिकल्स के साथ उनके आंसर्स नहीं देंगे, इस सब्जेक्ट में नंबर लाना कुछ मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आती है स्कंद नियंत्रण की जो तकनीक है वो है अ-ब-स तकनीक। ABC टेक्निक बोल सकते हो आप इसको, या अ-ब-स तकनीक। तो हर फर्म को अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के जो है वो स्टॉक रखने पड़ते हैं। रॉ मटेरियल के भी रखने पड़ते हैं, फिनिश गुड्स के भी रखने पड़ते हैं, सेमी फिनिश गुड्स जो होता है आपका, एटलीस्ट वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है उसका भी स्टॉक रखना पड़ता है। तो फर्म का जो स्टॉक होता है वो अलग अलग क्वांटिटी का होता है, अलग अलग नेचर का होता है, अलग अलग वैल्यू का होता है और अलग अलग क्वांटिटी में होता है। तो हर फर्म अपने स्टॉक को 3 भागों में बांट सकती है। ऑलमोस्ट जब भी फर्म अपने स्टॉक का क्लासिफिकेशन करती है, उसको डिवाइड करती है, उसको विभिन्न भागों में बांटती है, तो उसमें कितना पैसा विनियोजित किया हुआ है इस पर उनकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। उनका पूरा ध्यान इसी बात पर केंद्रित रहता है कि इस रॉ मटेरियल पर कितना खर्च हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस पर कितना चल रहा है और फिनिश गुड्स में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हर फर्म अपने यहाँ जो भी स्टॉक है उसको ABC 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकती है। तो सबसे पहले मूल्य के अनुसार वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको 3 भागों में बांट दीजिए। आप ABC 3 जो है कैटेगरी वो ले लीजिए, और अ में आप उसको लिखिए जो बहुत मूल्यवान है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और जो स्कंद के मूल्य में पर्याप्त भाग रखती हो, और जिसका आपका जो टोटल स्टॉक है ना, कुल स्कंद, उसमें उसका पर्याप्त भाग हो। तो सबसे पहले ए में आप जो बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो और जो स्कंद में बहुत पर्याप्त मात्रा में अपना भाग रखती है उसको डालेंगे। ये मात्रा में कम होती है लेकिन ये क्वांटिटी में कम है, मात्रा में बहुत कम है। इट मीन्स क्वांटिटी में ये 5 to 10% तक है। आपकी जो भी टोटल क्वांटिटी है उसका 5 से 10% तक ए होगा। ए आपका कहाँ तक होगा, 5% से 10% तक की इसकी क्वांटिटी होगी। इतनी ही मात्रा है, बट छोटा ही है, लेकिन वैल्यू जो है वो 70 to 80% है। उसकी वैल्यू क्या हो गई, 70 to 80% हो गई। इट मीन्स यहाँ पर आपको मोर कंसंट्रेशंस, मोस्ट केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। इस स्कंद को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, इस पर नियंत्रण की ज़रूरत होती है, सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला ए कैटेगरी बहुत कम क्वांटिटी में है, बहुत, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन देनी होगी, ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, ज़्यादा स्टाफ जो है वो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। सेकंड आता है बी कैटेगरी। तो बी कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर देंगे जो थोड़ा कम वैल्यूबल हो। इन कंपैरिजन ने अ की अपेक्षाकृत जो वस्तुएं कम मूल्यवान हो उसको हम बी में डाल देंगे, और जो स्कंद में ठीक ठाक भाग रखती हो, न ज़्यादा और न कम, उसको हम इसमें डाल देंगे। और मात्रा में भी ठीक हो, मतलब क्वांटिटी में भी ठीक हो और स्कंद में उसका मूल्य भी ठीक ठाक हो। तो जैसे यहाँ पर लिया कि इनका जो है टोटल स्टॉक में ये 20 to 25% तक का है। आपका जो कुल स्कंद है उसमें 20 से 25% तक जो है वो इसकी मात्रा है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो 15% से 20% तक की है। मतलब वैल्यू में देखा जाए, मात्रा में यह 20 से 25% है, क्वांटिटी में आपका जो भी टोटल प्रोडक्शन है उसका 20 या 25% जो है वो इस कैटेगरी का स्टॉक है। लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो 15 से 20% तक का ही है। इट मीन्स इस पर जो है
थोड़ा रूटीन, जो आपका रूटीन का जो है कंसंट्रेशन, रूटीन का कंट्रोल एटलीस्ट वह रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में क्या है, जो बहुत कम मूल्यवान हो, दोनों के कंपैरिजन में बहुत ही कम मूल्य की हो, लेकिन मात्रा में बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और मतलब मूल्य उसके बहुत कम है। आपका कुल स्टॉक में उसका जो भाग है वो तो बहुत ज़्यादा है, बट मूल्य में बहुत कम है, लेकिन मात्रा में बहुत अधिक है। जैसे एग्जाम्पल बता रखा है कि मात्रा कितनी है, 75 to 70%। आपकी जो क्वांटिटी है 70 to 75%, ये वाला पार्ट है इसका। उसके बाद लेकिन वैल्यू कुछ भी नहीं है, 5 से 10% तक की वैल्यू है। जितना भी आपका टोटल स्टॉक की अगर कुल वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 5000 रुपीज़ ही इसकी वैल्यू निकल करके आती है। सॉरी, हाँ 1000 है तो 5000 रुपीज़ इसकी वैल्यू है, या 10000 इसकी टोटल वैल्यू है। तो यहाँ पर बहुत लोअर कैटेगरी का जो है आपको कंसंट्रेशन रखने की ज़रूरत है, कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। तो ए बी सी 3 कैटेगरी बांट दी, तीनों कैटेगरी को अलग अलग देख लिया, कितनी वैल्यू कितना क्या। अब देखिए अ पर जो कंट्रोल होगा आपकी इन्वेंट्री का, वो टोटल आपके मैनेजमेंट का होगा, आपके हाई फाई ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनका कंट्रोल हो सकता है। मतलब हाई पोस्ट वाले जो लोग होंगे वो ए कैटेगरी के स्टॉक पर अपना ध्यान रखेंगे। देन बी पर आपका एलडीसी, लिपिक, बाबू जो भी है आपका, वो डेली जा करके चेक कर लेगा। लेकिन सी पर आपके जो लोअर कैटेगरी के कर्मचारी हैं, एटलीस्ट वो भी ध्यान दे तो भी उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस प्रकार पहली टेक्निक है ए बी सी कैटेगरी की है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम स्कंद का जो है वो नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, और आप इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। अब आपका सेकंड आता है अधिकतम, न्यूनतम, पुनरादेश, संकट, औसत स्तरों का निर्धारण। इस टेक्निक में कुछ और ही किया जाता है। ये टेक्निक आपको एक लेवल को डिटरमिनेट करना बताती है कि आप अपनी फर्म में कुछ स्तरों का निर्धारण कर लीजिए। आप जितना भी स्टॉक रखते हो उसके कुछ लेवल फिक्स कर लीजिए। तो ये उन सब लेवलों के नाम है, अधिकतम स्तर, न्यूनतम स्तर, पुनरादेश स्तर, संकट स्तर और औसत स्तर का निर्धारण कर लो। इसके माध्यम से भी फर्म अपने यहाँ इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकती है। तो सबसे पहला आता है आपका अधिकतम स्तर। कि अधिकतम स्तर क्या होता है, अधिकतम स्तर का मतलब होता है जो मैक्सिमम लिमिट को बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा स्टॉक किसी भी फर्म को नहीं रखने चाहिए। अगर फर्म इससे ज़्यादा स्टॉक रखती है तो फर्म को बहुत ज़्यादा लागतें वहन करनी पड़ेगी, और ज़्यादा लागतें वहन करने की वजह से फर्म का जो है वो नुकसान होगा। तो सबसे पहला आता है अधिकतम स्तर, जिससे अधिक मात्रा भंडार में नहीं रखनी चाहिए। अब जो ये हमने लेवल जो डिसाइड किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लेवल का डिटर्मिनेशन करना पड़ता है, तो इन लेवल का जो आप निर्धारण करते हो इन स्तरों का, तो उनमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है इन सीमाओं का निर्धारण करते समय। चाहे वो आपका एवरेज हो, पुनरादेश हो, अधिकतम हो, संकट हो, सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा उपभोग की दर, कि फर्म के कंजम्पशन की रेट क्या है। उपभोग की जो दर होती है एटलीस्ट उस पर आपका ये स्तर निर्भर करेगा कि फर्म ज़्यादा उपभोग कर रही है या फर्म कम उपभोग कर रही है। अगर अधिक कर रही है तो आपका जो अधिकतम आदेश स्तर वो ज़्यादा होगा, कम कर रही है तो कम होगा। उसके बाद है कि वस्तु का गुण, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर आप उसको स्टोर रख कर करके रखते हो तो क्वालिटी में जो है वो डाउनफॉल में जाती है, और अगर आप उसको तुरंत सेल कर देते हो तो क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वालिटी पे भी आपके ये सारे स्तर निर्भर करेंगे कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है एटलीस्ट उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी चेंज हो जाएगी कि आफ्टर समटाइम्स। उसके बाद है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो आपको सारे लेवल कम निर्धारित, अधिकतम लेवल बहुत कम निर्धारित करना पड़ेगा। और अगर आपकी ब्याज की दर बहुत सस्ती है तो आप सभी स्तरों का निर्धारण ऊंचे लेवल पर जाकर के कर सकते हो। तो बाजार में आपकी पूंजी की ब्याज की दर क्या चल रही है उस पर भी आपके जो है सारे स्तर निर्भर करेंगे। अगर आप ज़्यादा पूंजी नहीं दे पा रहे हो ब्याज की दर, तो आपको इन स्तरों का निर्धारण लोअर लेवल पर करना पड़ेगा। उसके बाद है प्रचलन का भय। अगर आपको लग रहा हो कि ये प्रोडक्शन तो बाहर निकल जाएगा, ट्रेंड से ही चला जाएगा,
तो आपको सारे स्तर कम निर्धारित करने पड़ेंगे। बहुत लोअर क्वांटिटी में हर के स्टॉक को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद है कि किस्म, अगर वस्तु की किस्म चेंज हो जाए, आपको लग रहा है कि यार क्वालिटी बदल जाएगी, आदेशित वस्तु प्राप्त करने में लगने वाला समय, अगर आपने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको मिलने में, आपने ऑर्डर दिया 1 तारीख को, 31 तारीख तक भी मान लिया है, अगली 31 तक नहीं है, तो ऑर्डर देने में समय, ऑर्डर देने के बाद वस्तु प्राप्त करने में कितना समय लग रहा है, जितना ज़्यादा समय लग रहा है ये स्तर सारे ऊंचे निर्धारित होंगे, और जितना कम समय लग रहा है आप सारे स्तर जो है वो कम निर्धारित कर सकते हो। उसके बाद है कि आपके पास पूंजी की कितनी उपलब्धि है, अगर कैपिटल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपके पास पूंजी बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त संसाधन है, प्रचुर मात्रा में है, तो आप सारे स्तरों का निर्धारण ऊंचा कर सकते हो, अन्यथा आपको सभी स्तरों का निर्धारण अगर कम पूंजी है तो धीमे करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास भंडारण की क्या व्यवस्था, आपके पास अच्छा खासा गोडाउन है जिसमें आप रख सकते हो, आपका गोडाउन बहुत बड़े हेक्टर में है, तो आप सभी स्तर ऊंचे रख सकते हो, अधिकतम न्यूनतम सब ऊंचे रख सकते हो। और अगर आपके पास गोडाउन अपना नहीं है, रेंट का है, आप ज़्यादा लिमिटेशंस है उसमें, आप ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकते हो, ज़्यादा स्टोरेज करके नहीं रख सकते हो, तो आपको सारे आदेशों का स्तर जो है वो कम से कम रखना पड़ेगा। उसके बाद है कि सामग्री का बीमा भी, अगर आपका खरीद तो लिया, बहुत बड़े गोडाउन में माल भी डाल दिया, अब इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, अगर बीमा वे ज़्यादा पड़ रहा है माल को स्टॉक रखते समय, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा सब स्तर सारे नीचे निर्धारित करने पड़ेंगे। और अगर इंश्योरेंस की लागत, बीमा का व्यय बहुत ही कम आ रहा है, तो आप बहुत बड़े गोडाउन में बहुत ज़्यादा माल रख सकते हो। उसके बाद है गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपके गोडाउन को चेक करें, रेड मारें, कोटा जो निर्धारित किया उससे ज़्यादा रख लिया तो सारा का सारा रॉ मटेरियल जो भी कुछ है आपका वो सब सरकार के पास चल जाएगा। तो आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करना कंपलसरी है, उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आप स्तर निर्धारित कर सकते हो। उसके बाद जो है ये भंडारण व्यवस्था, ये सारे आपको बता रहे कौन कौन से पॉइंट है जो आपके इन स्तरों का निर्धारण करते हैं। अब मैं वापस बता रही हूँ आपको कौन कौन से स्तर को आप निर्धारित कर सकते हो। ये इन्वेंट्री कंट्रोल का सेकंड मेथड है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहीं से आते हैं, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑलमोस्ट सेकंड और थर्ड से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर है कि अधिकतम स्तर वह स्तर होगा जिससे ज़्यादा का माल आपको आपकी फर्म में नहीं रखना है। ये लेवल आपको ये बता रहा है कि अगर इससे ज़्यादा हो गया तो ये खतरे की घंटी है। जैसे किसी फर्म का अधिकतम स्तर जो है वो 500 यूनिट है, बस 500 यूनिट से ज़्यादा जो भी रॉ मटेरियल की है। अब अगर आपके पास अभी है 800, इसका मतलब खतरे की घंटी है, मैक्सिमम लेवल ही 500 था, 800 का स्टॉक रख रहे हो, इसका मतलब फर्म कहीं ना कहीं लॉस में चली जाएगी। तो मैक्सिमम लेवल वो लेवल होता है जिससे ज़्यादा का फर्म को अपने यहाँ स्टॉक नहीं रखना पड़ता है। उसके बाद है न्यूनतम स्तर। न्यूनतम स्तर वो होता है कि उससे कम गिरना नहीं चाहिए, ये तो कम से कम चाहिए ही चाहिए कि इतना नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, प्रोडक्शन रुक जाएगा, कुछ भी रुक जाएगा। तो न्यूनतम यह है कि जो भंडार में बनाए रखना ज़रूरी है, अगर ये कम हो गया तो भविष्य में उत्पादन प्रक्रिया रुक जाएगी, फर्म रुक जाएगी, बिक्री बंद हो जाएगी, आपका कामकाज जो है वो सब ठप्प हो जाएगा। तो न्यूनतम स्तर ये बताता है कि जैसे ही किसी फर्म का न्यूनतम स्तर 10 यूनिट है तो 10 यूनिट से आने से पहले ही आप ऑर्डर दे दीजिए। अगर 8 रह गया इसका मतलब खतरे की घंटी है, 2 रह गया तो और ज़्यादा खतरा है। तो न्यूनतम स्तर वो स्तर बता रहा है जिससे ज़्यादा फर्म को गिरने नहीं देना चाहिए, उतना स्टॉक तो रखना कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद आता है आपका औसत स्तर। औसत स्तर ये बता रहा है आपको कि आपका जो मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल है, इन दोनों का एक एवरेज भी रख सकते हो आप, ना अधिकतम रखो ना न्यूनतम रखो, एक एवरेज टाइम रखो ताकि कोई टेंशन ही नहीं रहे, ना ज़्यादा कॉस्ट हो और ना टेंशन रहे संकट का समय आए। तो औसत जो होता है वो अधिकतम और न्यूनतम के बीच का स्तर जो होता है वो होता है, अधिकांश फर्म औसत स्तर ही अपना करके रखती है। उसके बाद है संकट स्तर। संकट स्तर ये बता रहा है कि संकट स्तर किसी भी परिस्थिति में इससे नीचे और नहीं गिरना चाहिए। जैसे न्यूनतम 10 था,
10 के बाद अगर 5 से ज़्यादा गिर गया, 5 भी यूनिट नहीं है आपकी फर्म में, तो फिर क्या होगा, संकट की परिस्थितियाँ हो जाएगी। अब तो रॉ मटेरियल सप्लाई भी नहीं हो सकेगा प्रोडक्शन की प्रोसेस में, तो संकट स्तर खतरे की स्थिति को बताता है, इससे कम जो है वो आपका प्रोडक्शन नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ पर ये है, ये अलग अलग लेवल है, इन सभी लेवल को कैलकुलेट कर करके और जो आप है वो आइडिया लगा सकते हो कि हमें किस लेवल पर किस स्टाइल से मेंटेन करना पड़ता है। इनके बहुत सारे फार्मूलेज हैं जो फार्मूले में आपको आगे बताएंगे। उसके बाद आता है आपका मितव्ययी आदेश मात्रा, कि मितव्ययी आदेश मात्रा का क्या अर्थ होता है। मितव्ययी आदेश मात्रा का अर्थ होता है कि जब आप ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर देने की लागत आपकी कम से कम आए, तो उसको बोलते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा, कि किस लेवल पर जाकर के ऑर्डर दिया जावे कि आदेश देने की जो लागत है वो कम से कम आए। अब हर फर्म को क्या करना पड़ता है, ऑर्डर तो देना ही पड़ता है। अभी रॉ मटेरियल खत्म हो गया, अब ऑर्डर दूंगी, ऑर्डर दूं तो मुझे EOQ पता हो तो मैं कुछ ऑर्डर दूं, मुझे नहीं पता है तो मैं कभी भी ऑर्डर दे देती हूँ, जब मेरा मन पड़े तभी फ़ोन करके ऑर्डर दे देती हूँ। तो मितव्ययी आदेश मात्रा किसी भी फर्म की वह आदेश मात्रा है जो एक फर्म को ये बताती है कि आपको इस लेवल पर आने के बाद ऑर्डर देना चाहिए, ये आपका एक मितव्ययी आदेश है। तो संस्था में क्या होता है, संस्था में कच्चा माल समाप्त होने पर नए माल के लिए, आपका कच्चा माल खत्म हो गया, अब आप नए माल के लिए ऑर्डर दे रहे हो, तो नए माल के लिए ऑर्डर देने का सर्वोत्तम आदेश स्तर क्या होगा, उसको हम बोलते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा, जो कम से कम लागत पर आपको ऑर्डर देने के बारे में बताती है। अब कुछ फर्में क्या होती है, एक साथ बहुत सारा माल खरीद लेती है। एक साथ बहुत सारा माल खरीदने से क्या हुआ, आपको बट्टा तो मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, आपके ऑर्डर देने की कॉस्ट भी कम आ गई, एक ही बार ट्रक आया और एक ही बार होगा, लेकिन उनकी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, आपको उसको आपके गोडाउन में रखना पड़ेगा, और जब आप उसको अपने गोडाउन में रखोगे तो आपके लिए उसकी गोडाउन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई पड़ जाएगी। अब सपोज करो आपने धीरे धीरे मंगाया, एक बार 10 मंगाया, फिर 10 मंगाया, फिर 10 मंगाया, तो इसमें क्या होगा, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई, आदेश देने की लागतें बढ़ गई, बार बार ट्रक आएगा, बार बार कॉल करोगे, बार बार वहाँ जाओगे, ट्रेडर खर्चा होगा, ये होगा, बट कैरिंग कॉस्ट कम है, अब गोडाउन नहीं रखना पड़ रहा और कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो आदेश जब होता है, आदेश की जो लागत है वो और जो आपके रखने की लागत है वो, उन दोनों में भंडारण की लागत को बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो आपके आदेश की लागत और भंडारण की लागत में विपरीत संबंध होता है। अगर आदेश की लागत ज़्यादा है तो भंडारण की कम हो जाएगी, और भंडारण की ज़्यादा है तो आदेश की कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर एक साथ क्रय किया तो हमारी आदेश की लागत तो हो गई कम और आपकी कैरिंग कॉस्ट हो गई ज़्यादा, और अगर धीरे धीरे ऑर्डर दिया तो ये हो जाएगा। अतः हमें एक न्यूनतम लागत का स्तर जो है वो ये बताता है। तो इसका जो फॉर्मूला है आपका वो है EOQ इज इक्वल टू 2CO अपॉन I। अब यहाँ पर इनका मीनिंग देख लो। E का अर्थ है इकोनॉमिक, ऑर्डर क्वांटिटी, मितव्ययी आदेश मात्रा, 2 वही है आपका, C मीन्स होता है आपका कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन क्या है, C इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, एनुअल कंजम्पशन, वार्षिक उपभोग आपका कितना है ये आपको बताया है, वार्षिक उपभोग की मात्रा। और O इज इक्वल टू होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, आदेश देने की लागत, आदेश देने की लागत। और I इज इक्वल टू होता है, यहाँ कुछ लोग A यहाँ लिख देते हैं और फिर C यहाँ ले आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। A मीन्स वही एनुअल कंजम्पशन हो गया, O मीन्स वही ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, और C मीन्स हो जाता है कैरिंग कॉस्ट। C मीन्स हो गया उसको भंडारण करने की लागत, भंडारण की लागत। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले की सहायता से जो है वो हम एक ऐसा ऑर्डर निर्धारित कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट जो है हमारे लिए कम से कम आए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अब मैं आपको इन सभी के फॉर्मूले लिखने करके बता रही हूँ एक बार,
कि जब हमने ये जो आपका सेकंड मेथड है इसमें है कि आपका अधिकतम स्तर क्या होगा, अधिकतम स्तर का एक अलग फॉर्मूला है, न्यूनतम स्तर का एक अलग फॉर्मूला है। तो आप अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। अधिकतम स्तर इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला है आपका पुनरादेश स्तर। पुनरादेश स्तर इट मीन्स री ऑर्डर लेवल प्लस जो हो रहा है आपका रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस पुनरादेश मात्रा, पुनरादेश मात्रा प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और इसमें से हम माइनस करेंगे मिनिमम कंजम्पशन रेट, न्यूनतम उपभोग दर, न्यूनतम उपभोग स्तर, या तो इधर लिख लो यहाँ से, इसमें से हम माइनस करेंगे न्यूनतम उपभोग स्तर मल्टीप्लाई न्यूनतम पुनरादेश अवधि। तो यहाँ हो गया रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें से जो माइनस किया जाता है वो माइनस होगा आपका मिनिमम कंजम्पशन रेट, मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये देखिए आप इस स्टाइल से रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ऐसा होता है कि जैसे 4 to 6 है कि मैं आदेश दे रही हूँ तो 4 से 6 सप्ताह लगेंगे, तो दिस इज मिनिमम रीऑर्डर पीरियड एंड दिस इज मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये इस स्टाइल का होगा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड है, आपका न्यूनतम स्तर निर्धारित करना है फर्म को, न्यूनतम स्तर निर्धारित करना है। तो न्यूनतम स्तर निर्धारित करने के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। ये जो रीऑर्डर लेवल आपका था वो रीऑर्डर लेवल यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे आप नॉर्मल कंजम्पशन रेट कि आप एवरेज कितना कंज्यूम कर रहे हो, और माइनस नॉर्मल रीऑर्डर मल्टीप्लाई रीऑर्डर पीरियड, आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो रीऑर्डर लेवल अगर आपको मिनिमम लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है तो मिनिमम लेवल के लिए रीऑर्डर लेवल, इसमें से माइनस कर दोगे आप नॉर्मल कंजम्पशन रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। और वहां पर देखिए नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड क्या होगा, 4 + 6/2 = 5 जो है आपका वो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड आ जाएगा। उसके बाद आपको अगर रीऑर्डर लेवल निकालना है पुनरादेश, ये आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ये सबसे पहले निकलता है हर क्वेश्चन में क्योंकि ये बार बार काम में आता है। तो रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए है मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू, उसके बाद आता है आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब मैक्सिमम कंजम्पशन रेट को आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी और यहाँ पर है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक था, तो 6 वीक जो है वो आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड निकाला जाएगा। तो सबसे पहले रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना पड़ता है। रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो 4 to 6 वीक्स, तो 6 वीक्स आपका जो होगा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। उसके बाद आता है आपके खोलो